नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना के 25 क्वेश्चन लेके आए हैं। ये हमारा पार्ट 5 है। इससे पहले 4 पार्ट हम पढ़ चुके हैं। इसमें हमने सभी पार्ट में 25-25 क्वेश्चन रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना से पढ़े हैं। इसमें भी हम 25 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ये हमारा पार्ट 5 है रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना से। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक रहने वाला है हमारा, वो रहने वाला है भस्म से। जो भी क्वेश्चन हम आज के वीडियो में हम लेके आए हैं वो भस्म से ही संबंधित है। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमारे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया। आप हमारे साथ टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अभ्रक भस्म होता है त्रिदोषहर, वातपित्तहर, कफहर या कफित्तहर। तो दोस्तों, जो बात दोष होता है वह होता है त्रिदोषहर। तीनों दोषों का हरण करता है अभ्रक भस्म। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से एक अभ्रक भस्म सेवन के समय अपत्य है। निम्न में से एक अभ्रक भस्म सेवन के समय अपत्य है। यानी कि ऐसा क्या है इनमें से जो हम अभ्रक भस्म के समय जब हम सेवन करते हैं तब उसे अपत्य तो आप समझते ही होंगे। पथ्य का मतलब जो हमारे लिए लाभदायक है और अपथ्य जो हमें नहीं करना चाहिए। पथ्य जो हमें करना चाहिए, अपथ्य यानी कि जो हमें नहीं करना चाहिए। यानी कि अभ्रक भस्म का जब हम सेवन करते हैं तो हमें किसका प्रयोग नहीं करना चाहिए? गुड़ची स्वरस, बैगन, अदरक स्वरस या इनमें से कोई नहीं। तो जब हम अभ्रक भस्म का सेवन करते हैं तब हमें बैगन का यूज़ नहीं करना चाहिए, बैगन नहीं खाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बैगन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अशुद्ध अभ्रक भस्म सेवन जन्य व्याधि है। यानी कि अगर हम अशुद्ध अभ्रक भस्म का सेवन करते हैं तो हमें कौन सी व्याधि हो सकती है? पांडु, शोथ, अग्निमंद या उपयुक्त में से सभी। जब भी हम अगर अशुद्ध अभ्रक भस्म का सेवन करते हैं तो हमें पांडु, शोथ, अग्निमंद ये तीनों ही हो सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, स्वर्णमाक्षिक भस्म में उपस्थित नहीं है। यानी कि स्वर्णमाक्षिक भस्म में क्या उपस्थित नहीं होता? AU, FE, CU या इनमें से कोई नहीं। तो जो स्वर्णमाक्षिक भस्म में उपस्थित नहीं होता है वह होता है AU। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, स्वर्णमाक्षिक भस्म की मात्रा है। स्वर्णमाक्षिक भस्म की मात्रा है 1 गुंजा, 2 गुंजा, 3 गुंजा या ए तथा बी। यानी कि 1 गुंजा भी दे सकते हैं हम और 2 गुंजा भी दे सकते हैं। और किस आधार पर देते हैं? हम देते हैं कि मनुष्य की क्या शारीरिक बल और उसकी क्षमता के आधार पर ही हम देते हैं। तो स्वर्णमाक्षिक भस्म जो स्वर्णमाक्षिक भस्म होती है उसकी मात्रा 1 गुंजा एवं 2 गुंजा। 1 गुंजा भी दे सकते हैं, 2 गुंजा भी दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, निम्न में से एक स्वर्णमाक्षिक भस्म का अनुपान है। निम्न में से एक स्वर्णमाक्षिक भस्म का अनुपान है। यानी कि अनुपान का मतलब तो आप समझते ही होंगे, जो औषधि के साथ या बाद या पहले लिया जाने वाला कोई भी पदार्थ होता है तो हम उसे अनुपान बोलते हैं। तो इसका अनुपान क्या होता है स्वर्णमाक्षिक भस्म का? मक्खन, बिडंग, गिलोय या हरितकी। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिडंग। स्वर्णमाक्षिक भस्म का अनुपान क्या होता है? बिडंग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, अपक्व माक्षिक सेवन जन्य विकार शांति हेतु प्रयुक्त द्रव्य है। यानी कि अपक्व यानी कि आधा पका हुआ माक्षिक भस्म का अगर हम सेवन करते हैं तो इससे जो विकार उत्पन्न होते हैं उसकी शांति हम हेतु प्रयुक्त करते हैं, उसकी शांति के लिए प्रयुक्त करते हैं। कुल्थक्वाथ, बदरक्वाथ, त्रिफलाक्वाथ या गुड़चीक्वाथ। जो अपक्व माक्षिक सेवन जन्य की शांति हेतु जो द्रव्य हम यूज़ करते हैं वह हम करते हैं कुल्थक्वाथ।
कुल्थ्वात से जो माक्षिक भस्म के अपा को माक्षिक भस्म के सेवन से जो विकार को जो शांत करता है वह कुल्थ्वात करता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, स्वर्ण भस्म के संबंध में निम्न में क्या सही है। स्वर्ण भस्म के संबंध में निम्न में से क्या सही है। यह उष्ण वीर्य होता है। स्वर्ण भस्म कटु विपाक होता है। यह कसाय रस युक्त होता है। यह शीत गुण होता है। तो इसमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा सी, यह कसाय रस युक्त होता है। क्वेश्चन हमारा स्वर्ण भस्म संबंध में निम्न में से क्या सही है। तो जो स्वर्ण भस्म होती है कसाय रस युक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, स्वर्ण भस्म पर आधारित रिसर्च के अनुसार निम्न में क्या सही है। स्वर्ण भस्म पर आधारित, स्वर्ण भस्म पर हुए आधुनिक रिसर्च, स्वर्ण भस्म पर जो आधुनिक में रिसर्च हुई उसके अनुसार क्या सही है। यह नैनो साइज्ड पार्टिकल्स होता है। इसमें 90% तक प्योर गोल्ड होता है। स्वर्ण भस्म का अपटेक इंटेस्टाइन द्वारा होता है। उपयुक्त में से सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, देखते हैं। रस रत्न समुच्चय के अनुसार स्वर्ण भस्म अनुपान सहपान होता है। रस रत्न समुच्चय के अनुसार स्वर्ण भस्म का अनुपान सहपान होता है। त्रिफला, त्रिकटु, मक्खन या शहद। तो रस रत्न समुच्चय के अनुसार जो स्वर्ण भस्म का अनुपान सहपान होता है वह होता है त्रिकटु। त्रिकटु हमारा अनुपान सहपान होता है। अनुपान भी बोल सकते हैं, इसे सहपान भी बोल सकते हैं, तो वो त्रिकटु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, स्वर्ण प्रयोग काल में अपत्य है, यानी कि जब स्वर्ण का प्रयोग करते हैं हम, स्वर्ण भस्म का प्रयोग करते हैं तो अपत्य क्या है। हरितकी फल, दाडिम सोरस, आम्लकी फल या बिल्व फल। तो स्वर्ण प्रयोग काल में अपत्य जो माना गया है वह माना गया है बिल्व फल। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, बिल्व फल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा, अशुद्ध स्वर्ण सेवन जन्य व्याधि के शांति हेतु प्रयुक्त द्रव्य है। अशुद्ध स्वर्ण सेवन जन्य व्याधि के शांति हेतु प्रयुक्त द्रव्य है। हरितकी, विविधकी, आम्लकी, गुड़ची। तो अशुद्ध स्वर्ण सेवन जन्य, यानी कि अशुद्ध जब हम स्वर्ण का सेवन करते हैं तो उससे जो व्याधि उत्पन्न होती है। इस क्वेश्चन का यही मतलब, जब हम अशुद्ध स्वर्ण का सेवन करते हैं तब उससे जो व्याधि उत्पन्न होती है उसकी शांति होती है। जब उस व्याधि को शांति करने हेतु हम किस द्रव्य का प्रयोग करते हैं, तो हम उसमें प्रयोग करते हैं हरितकी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, हरितकी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा स्वर्ण भस्म की मात्रा है, और ये मात्रा रस रत्न समुच्चय के अकॉर्डिंग है। अकॉर्डिंग टू रस रत्न समुच्चय स्वर्ण भस्म की मात्रा। तो स्वर्ण भस्म की कितनी मात्रा मानी गई है रस रत्न समुच्चय में। तो जो रस रत्न समुच्चय में स्वर्ण भस्म की मात्रा मानी गई है वह मानी गई है 1/4 रत्ती। 1/4 रत्ती स्वर्ण भस्म की मात्रा रस रत्न समुच्चय के अनुसार मानी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, रजत भस्म गुण युक्त होता है। रजत जो भस्म होता है उससे गुण युक्त होता है। कौन से गुण युक्त होता है। तीक्ष्ण, लेखन, सांद्र या गुरु। तो जो रजत भस्म होता है वह होता है लेखन गुण युक्त होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लेखन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, ब्रह्महारी गुण किस भस्म से संबंधित हैं। ब्रह्महारी गुण किस भस्म से संबंधित है। अभ्रक, स्वर्ण, रजत या स्वर्णमाक्षिक। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अभ्रक। ब्रह्महारी गुण किस भस्म से संबंधित है, वह
अभ्रक से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा हमारा। रस तरंगणी अनुसार रजत भस्म की मात्रा है। रस तरंगणी के अनुसार रजत भस्म की मात्रा है 1 रत्ती, 2 रत्ती, 1 बल, 2 बल। तो जो अभ्रक भस्म की जो मात्रा है रस तरंगणी के अकॉर्डिंग वह होती है 1 रत्ती। और 1 रत्ती की मात्रा कितनी होती है? लगभग 125 mg 1 रत्ती की मात्रा होती है 125 mg। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक रिसर्च के अनुसार रजत भस्म होता है। आधुनिक रिसर्च के अनुसार रजत भस्म होता है बायोएनहेंसर्स, हेपेटिनिक्स, सीडीसी डेवलपमेंट या नॉन। तो आधुनिक रिसर्च अनुसार जो रजत भस्म होता है वो होता है हेमेटिनिक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, हेमेटिनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से एक रजत भस्म का अनुपान है। निम्न में से एक रजत भस्म का अनुपान है वह AFI के अनुसार। आयुर्वेदिक फार्मूलरी ऑफ इंडिया, ये AFI की फुल फॉर्म होती है, जो कि हम आपके लिए पिछली वीडियोस में बता भी चुके हैं। तो आयुर्वेदिक फार्मूलरी ऑफ इंडिया के अनुसार रजत भस्म का अनुपान क्या होता है? ब्राह्मी स्वरस, पर्पटक कषाय, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जो आधुनिक रिसर्च AFI के अकॉर्डिंग जो रजत भस्म का अनुपान होता है वह होता है हमारा ऑप्शन नंबर डी, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्राह्मी स्वरस और पर्पटक कषाय ये दोनों ही हो जाएंगे। तो हमारा राइट क्वेश्चन हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपक्व रजत भस्म सेवन जन्य व्याधि शांति हेतु प्रयुक्त द्रव्य है। जब हम अपक्व यानी कि अपक्व बिना पकी हुई रजत या कम पकी हुई रजत भस्म का सेवन करते हैं तो उससे जो व्याधि उत्पन्न होती है उस व्याधि को शांत करने हेतु प्रयुक्त कौन सा द्रव्य हम यूज़ करते हैं? शर्करा प्लस शहद, शर्करा प्लस घृत और शहद प्लस घृत या शर्करा प्लस घृत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जब अपक्व रजत भस्म से जो व्याधि उत्पन्न होती है उसे शांति के लिए हम शहद और शर्करा का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लौह भस्म में उपस्थित तत्व है। लौह भस्म में उपस्थित तत्व है, ये तो आपको पता ही होगा। चलिए हम भी देख लेते हैं। फिर भी इसमें लौह भस्म में जो लौह भस्म में जो उपस्थित तत्व होता है वह Fe होता है। आप सभी को भी ये क्वेश्चन पता ही होगा, इसका आंसर पता ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर हम। रस तरंगणी के अनुसार लौह में उपस्थित रस है। रस तरंगणी के अनुसार लौह में जो उपस्थित रस होता है वह कौन सा होता है? मधुर तिक्त, तिक्त कषाय, मधुर कषाय या मधुर अम्ल। तो जो रस तरंगणी के अनुसार लौह में उपस्थित रस होता है वह होता है 21 का हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तिक्त कषाय। रस तरंगणी के अनुसार लौह में उपस्थित रस होता है तिक्त कषाय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 22। टोटल 25 क्वेश्चन है। वीडियो शुरू की थी हमने तभी बताया था कि टोटल 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं हमारे। तो 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में लौह भस्म का अनुपान है। निम्न में लौह भस्म का अनुपान है। लौह भस्म का अनुपान क्या होता है? अनुपान तो आप अच्छे से समझते ही होंगे। जिस औषधि को जिसके साथ हम लेते हैं तो उसे हम अनुपान बोलते हैं। और अनुपान से क्या होता है? हमारा अनुपान से जो हम औषधि ग्रहण करते हैं उसका अच्छा रिजल्ट और देखने को मिलता है, यानी कि वो और बेहतर तरीके से काम करती है। अनुपान के साथ अगर हम लेते हैं तो अनुपान चेंज करने से औषधियों का जो कार्य होते हैं वो भी चेंज हो जाते हैं। तो लौह भस्म का अनुपान होता है। लौह भस्म का क्या अनुपान होता है? लौह भस्म का अनुपान त्रिफला, घृत, त्रिकटु, तो ये तीनों ही हो जाएंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त तो सभी त्रिफला के साथ भी हम लौह भस्म का यूज कर सकते हैं, घृत के साथ भी और त्रिकटु के साथ भी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लौह भस्म सेवन काल में अपथ्य है। अपथ्य और पथ्य का मतलब तो आप समझते ही होंगे। अपथ्य मतलब हमें ये कार्य नहीं करना चाहिए और पथ्य मतलब हमें ऐसा कार्य करना चाहिए। तो लौह भस्म का जब हम सेवन करते हैं तो हमें क्या किस चीज़ का उपयोग नहीं करना चाहिए? कूष्मांड, काकमाची, कारवेलक या कदली। तो लौह भस्म का जब सेवन हम करते हैं तो हमें कुष्मांड का यूज़ नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 24। अम्लपित्त अम्लपित्त में लौह भस्म को प्रयुक्त करते हैं। अम्लपित्त में लौह भस्म को प्रयोग करते हैं। जब हम अम्लपित्त में लौह भस्म लेते हैं तब प्रयुक्त करते हैं, तब हम प्रयोग में कब लेते हैं? भोजन के मध्य, भोजन के पूर्व या भोजनांतर या प्रातः। तो हम जो अम्लपित्त में लौह भस्म का यूज करते हैं तो वो किस समय पे करते हैं? हम करते हैं भोजनांतर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम आज का अपना लास्ट क्वेश्चन। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, धूप सेवन किस अपत्य शुद्ध अशुद्ध जन्य विकार शांति में उपयोगी होता है? जब धूप का हम सेवन किस अपक्व अशुद्ध धातु, जब हम धूप सेवन हमें किस अपक्व यानी कि कौन सी हम ऐसी धातु का अपक्व धातु का सेवन करते हैं जिसमें हमें धूप सेवन से विकार होता है, यानी कि विकार हमें धूप सेवन से हो जाता है। तो किस भस्म का प्रयोग करते हैं हम जो हमें धूप के सेवन से बचना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी लौह भस्म। जब हम अशुद्ध लौह भस्म का प्रयोग करते हैं तो हमें धूप में नहीं रहना चाहिए, धूप का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। आज के तो हमारे क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम कल एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।